गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 विषय हमारा विज्ञान के अगले अध्याय चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण के विषय में हम अध्ययन करेंगे। इससे पिछले हम 6 पार्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन कोविड-19 के कारण आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को आपके कोर्स से हटा दिया गया है। तो आपकी जो अब अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी तो उसमें आपका चैप्टर नंबर 1 वैज्ञानिक परिचय और चैप्टर नंबर 2 हमारे आसपास के विज्ञान के ये दो जो चैप्टर हैं ये नहीं आएंगे। तो अब हम अपने अगले चैप्टर को पढ़ते हैं, पदार्थों का पृथक्करण, जो हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ। क्या देखते हैं? पदार्थ। पदार्थ क्या है? जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको अनेक प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिनकी आकृति अलग होती है, आकार अलग होता है। तो वो जितनी भी वस्तुएं हैं, जिस भी सामग्री से मिलकर बनी हैं, जिस भी सामग्री से मिलकर बनी है, वह क्या है? हमारा पदार्थ। जो भी वस्तु है, जो भी वस्तु जिस भी सामग्री से मिलकर बनी है, वह पदार्थ कहलाता है। ठीक है? जो भी वस्तु जिस भी सामग्री से मिलकर बनी है, वह क्या है? हमारा पदार्थ। ये तो एक हमारी नॉर्मल सी भाषा में है, लेकिन यदि हम इसको वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं तो जो स्थान घेरता है या जिसमें खुद का अपना भार होता है, वह भी क्या कहलाती है? पदार्थ। तो वैज्ञानिक रूप में देखें इसको, वैज्ञानिक रूप से जो स्थान घेरता है स्थान घेरता है वह खुद का भार होता है, खुद का भार होता है। तो वह क्या कहलाता है? हमारा पदार्थ। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। जो भी वस्तु जिस भी सामग्री से मिलकर बनी है, वह क्या है? पदार्थ। ठीक, अगर वैज्ञानिक रूप में उसको हम देखते हैं, जो स्थान घेरता है या जिसका अपना खुद का एक भार होता है, वह भी क्या कहलाता है? हमारा पदार्थ। तो यहाँ हमारा पदार्थ कंप्लीट होता है। अब आता है पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब क्या होता है बच्चों? अलग करना। क्या होता है? अलग करना। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा जब आपके घर में आपकी मम्मी है, बहन है, वो जो खाना बनाती हैं, खाना बनाने में अगर उनको चावल बनाने हैं तो वो क्या करेंगी? उन चावलों को एक प्लेट में निकालेंगी। प्लेट में निकालने के बाद उसमें कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जो चावल के ना तो आकार की होती हैं और ना ही उनकी आकृति की होती हैं। तो वह क्या करती हैं? उसमें से उसको निकाल के अलग कर देती हैं। तो वह क्या कहलाया? हमारा पृथक्करण। चावल में से जो भी हमारे कंकड़ होते हैं उनको एक तरफ कर देना या अलग कर देना, वह क्या कहलाता है? हमारा पृथक करना। तो उसी को हम बोलते हैं पृथक्करण। ऐसे ही एक थ्रेसिंग की विधि होती है हमारी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं निकासी। उसमें क्या होता है? जो हमारे गेहूं के पौधे में से गेहूं को अलग करते हैं, तो वह भी क्या कहलाता है? पृथक करना। तो इसी में क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम पढ़ेंगे कि हमें पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, पृथक्करण की आवश्यकता पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है? ठीक है, अब हमें पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे पदार्थों में कुछ ऐसी वस्तुएं या कुछ ऐसे कंकड़, धूल, मिट्टी मिली हुई होती है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होती किसी भी प्रकार से। वो हमारे लिए क्या होती है? हानिकारक होती है, अनुपयोगी होती है। तो उस हानिकारक को और अनुपयोगिता को दूर करने के लिए हमें पृथक्करण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है,
अब पृथक्करण की हमारी अन्य विधियां हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं ठोस पदार्थों से ठोसों को पृथक करना। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ठोस पदार्थों में से ठोसों को ही अलग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले विधि आती है हमारी फटकना। क्या आती है? फटकना। आपने अक्सर अपने घर में मम्मियों को गेहूं साफ करते हुए देखा होगा। ठीक है, वो किसके माध्यम से गेहूं को साफ करती हैं? एक सूप के या छाछ के माध्यम से। छाछ और सूप जो है दोनों हमारे एक ही है। कहीं पे हम छाछ को सूप के रूप से जानते हैं, कहीं छाछ को सूप के रूप से जानते हैं। तो उसमें क्या करती हैं, फटकने की विधि में क्या होता है, उसमें गेहूं को इकट्ठा कर लेती हैं। जब हमारी खेती से किसानों के द्वारा गेहूं की निकासी करी जाती है तो फिर उन गेहूं को हमारे घर में लाया जाता है। घर में लाने के बाद हमें उन्हें स्टोर कर देते हैं। फिर स्टोर करने के बाद हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं, गेहूं को फटकती हैं। ठीक है, फटकने में क्या होता है, एक छाछ में कुछ गेहूं को लिया और उनको इस टाइप से फटकती हैं। तो उसमें जो हमारे अनावश्यक पदार्थ होते हैं, जैसे धूल होती है, मिट्टी होती है, कंकड़ होते हैं, तो वो फटकने के माध्यम से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो ये विधि क्या कहलाती है हमारी? फटकना। एक सूप के माध्यम से गेहूं में से कंकड़, धूल, मिट्टी को अलग करना। ठीक है, अलग करना। अगला क्या आता है हमारा? ओसाना। अगली विधि क्या आती है हमारी? ओसाना। ओसाना विधि में क्या होता है, इसको भी हम एक अनाज के एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे धान, आजकल तो धान की खेती भी चल रही है। अधिकतर किसानों के खेत में धान पके हुए भी खड़े हैं, कुछ के पकने वाले हैं और उनकी कटाई भी शुरू हो जाएगी। तो ओसाना विधि में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? चावल का। इसमें क्या होता है, जब किसान धान को काट लेता है तो उनको काटने के बाद उन्हें वो एक बंडल के रूप में इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, जैसे हम लकड़ी के बंडल्स बना लेते हैं ना, ठीक उसी प्रकार उन्हें बंडल के रूप में इकट्ठा कर लेता है। और जब वो उन्हें इकट्ठा कर लेता है तो उसके बाद क्या होता है, या तो वो एक डेस्क टाइप की रख लेता है या फिर एक ड्रम रख लेता है। तो उस पर क्या करता है, उस ड्रम पर बार बार उसको इस तरह से पीटता है। तो वैसा क्यों पीटता है? उसमें क्या होता है, जो हमारे धान का पौधा होता है, धान में से वो पौधे में से चावल को अलग कर लेता है। तो चावल को जब वो अलग कर लेता है तो ये एक विधि हो गई। ठीक है, अलग करने के बाद क्या होता है, या तो कुछ हमारे सूख चुके होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें हमें सुखाने की आवश्यकता होती है। तो उन्हें सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो किसी खुले मैदान में उनको एक साथ बिछा देंगे। ठीक है, वायु तेज चल रही होगी तो वो वायु के माध्यम से सूख जाएंगे। यदि वायु तेज नहीं चल रही होती है तब क्या होता है उस विधि में, उसमें ये करते हैं, हम एक अपना विद्युत फैन लगा लेते हैं। विद्युत फैन के माध्यम से हम किसी परात में या फिर छाछ में सारे चावलों को इकट्ठा करते हैं और उन चावलों को इकट्ठा करने के बाद वायु की दिशा में लेकर जाते हैं। जब हम वायु की दिशा में लेके जाएंगे, उनको हिलाएंगे इस टाइप से। हिलाने पर क्या होगा, जो उसका बाहरी पदार्थ होगा, जो सबसे बाहरी कण होगा, भारी कण, ठीक है, जो भारी कण होगा वो तो वहीं पे नीचे की तरफ गिर जाएगा। लेकिन जो उसका हल्का पदार्थ होगा, भूसा होगा, जो भी धूल मिट्टी होगी, वो हवा के माध्यम से बाहर की तरफ उड़ती चली जाएगी। तो ये कौन सी विधि है हमारी? ओसाना विधि। इसमें क्या होता है कि हम एक पंखे के माध्यम से या वायु के माध्यम से, जब हवा तेज चल रही होती है, एक व्यक्ति उसको लेके खड़ा हो जाएगा तो वह वायु की दिशा की तरफ जब अपनी छाछ को या परात को करेगा तो उसमें क्या होगा, छाछ को और परात को करने के बाद जो उसका बाहरी कण होगा वह तो नीचे की तरफ वहीं पे गिर जाएगा, लेकिन जो हल्का कण होगा वह उड़ता हुआ चला जाएगा वायु के द्वारा। अगला आता है हमारा बीनना। ठीक है, पहली विधि हमने क्या पढ़ी? फटकना। सेकंड हमने पढ़ी ओसाना। अब हम पढ़ते हैं बीनना। बीनने में क्या होता है, मतलब किसी भी चीज़ को हाथ के द्वारा अलग करना, हाथ से बीन कर अलग करना। यदि मैं आपको कुछ मूंगफली के दाने दूं
ठीक है, मूंगफली के दाने, और मैं आपसे कहूँ उनको आपस में मसल दो, तो जब आप मसलोगे तो उन मूंगफली के दानों का चिक्कल उतर के आ जाएगा, जो हल्का सा रेड कलर का हमारा चिक्कल होता है वो उतर के आ जाएगा। फिर मैं आपसे कहूँ इसको अलग करो, तो आप हाथ के माध्यम से तो अलग करोगे, तो वह भी क्या है हमारा बीनना। ठीक उसी प्रकार जैसे अभी पीछे चावल को लेके मैंने बताया था, चावल से भी कंकड़ को अलग करना, वह भी क्या है बीनना। ठीक उसी प्रकार यदि घर में आपका कोई भी दाल खाने का मन करा, तो उस दाल को बनाने से पहले हमारी मम्मी साफ़ करेंगी, ठीक है। अब वो क्या करेंगी, प्लेट में दाल को लेंगी, दाल में से जो कंकड़ हैं उनको एक तरफ करेंगी, तो वह विधि भी क्या कहलाई हमारी बीनना। अगली आती है हमारी चालना। चालना, चालना में क्या होता है, इसको हम चलनी के द्वारा अलग करते हैं। किसके द्वारा अलग करते हैं, चलनी के द्वारा। बीनने को हमने किसके द्वारा अलग किया था, अपने हाथों के माध्यम से अलग किया था। और चालना विधि में हम क्या करते हैं, एक चलनी के द्वारा हम अलग कर देते हैं। जैसे चाय बनती है घर में, चाय जब बन जाती है तो उसके बाद हम एक चन्नी के द्वारा छानते हैं उसको, तो जो हमारा द्रव पदार्थ होता है यानी कि जो लिक्विड होता है वो हमारे कप में या गिलास में आ जाता है, लेकिन जो चाय की पत्ती होती है वो ऊपर की तरफ ही एक जगह स्टोर हो जाती है ना चलनी में। ऐसे ही ठीक उसी प्रकार जब हमारे यहाँ मम्मी रोटी सेकती हैं, रोटी सेकने से पहले वो आटे को छानती हैं, किसके माध्यम से छानती हैं, चलनी के द्वारा से। तो उस चलनी के द्वारा आटे से छानना भी क्या है, चालना विधि के अंतर्गत आता है। आटा तो हमारा छन के आ जाता है, लेकिन जो उसका वेस्ट पदार्थ होता है, भूसा जो बच जाता है, तो वह चलनी के ऊपर ही आ जाता है। ठीक इसी प्रकार आती है ऊर्ध्वपातन। अगली विधि आती है हमारी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, अब इसका नाम ही बहुत अजीब सा लग रहा होगा, ऊर्ध्वपातन। इसमें हम कपूर है, अमोनिया है आदि को ले सकते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा कभी कभी आपके घर में किसी अलमारी में हम कपड़ों को रख दें तो कुछ टाइम के बाद उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो उस स्मेल को दूर करने के लिए हमारी जो मम्मी है वो क्या करती है, कुछ कुनैन की गोलियों को रख देती हैं। तो जब आप मम्मी ने या आप कभी देखना अपने घर में भी, जब वो कुनैन की गोली को रखेंगी तब उसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन जब आप एक हफ्ते बाद या उससे अधिक दिन बाद देखोगे तो उसका आकार बहुत छोटा हो चुका होगा। ठीक है, इसी प्रकार कपूर को ले लो। कपूर को आप यदि खुला छोड़ दोगे तो जब आपने छोड़ा होगा तब उसका आकार बड़ा होगा, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, उसका आकार छोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि में ये होता है, जो भी हमारा पदार्थ होता है वो बिना द्रव में बदले वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ये जैसे कपूर है, अमोनिया है, कुनैन की गोलियां हैं, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, ऊर्ध्वपातन विधि के अंतर्गत आती हैं। तो हमने पदार्थों के पृथक्करण में सबसे पहले पदार्थ को पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने पृथक्करण क्या होता है उसको पढ़ा, फिर हमने पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ती है उसको पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने पदार्थ पृथक्करण की विधियों को पढ़ा। पहली विधि आई थी हमारी ठोस पदार्थों से ठोसों को पृथक करना। तो इसमें हमने फर्स्ट पढ़ी थी हमारी फटकना, सेकंड ओसाना, थर्ड है आपकी बीनना, फोर्थ है चालना एंड लास्ट फिफ्थ है आपकी ऊर्ध्वपातन। और जो भी इसके आगे की विधियां हैं वो आपको एक PDF के माध्यम से मिल जाएंगी। थैंक यू।